हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल क्या है इसकी बात करते हैं। आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। कहते हैं हर लिविंग बॉडी सेल की बनी है। हर लिविंग बॉडी सेल की बनी है। सेल बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, इतनी छोटी है कि हम अपने आंख से देख नहीं सकते। देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे बैक्टीरिया की बॉडी हो, वायरस की बॉडी हो, प्लाज्मोडियम की बॉडी हो, चाहे प्लांट की बॉडी हो, सभी की बॉडी किसी न किसी सेल से ही बनी होती है। अब आप सोचते होंगे कि सर इतने छोटा सा सेल जो आंखों से नहीं दिखता है वो हमारी बॉडी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कैसे बनाता है? आप यूं समझो कि जैसे ईंट देखो, ब्रिक्स। ईंट छोटी सी थी, लेकिन उसी ईंट के बल पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग 30-30 मंजिला, 32-32 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होती है। कैसे खड़ी होती है? सभी ब्रिक्स एक के ऊपर एक अरेंज करते जाते हैं, दीवारें बन जाती हैं। ठीक, छत डाल दिए, कमरे बन गए। ऐसे उसके ऊपर और अरेंज करते जाओ, बनती जाएंगी। तो जब ब्रिक्स को एक दूसरे पर अरेंज करके हमारी इतनी बड़ी बॉडी बनी है, इतना बड़ी बिल्डिंग बनती है, स्कूल बिल्डिंग, आपके घर की बिल्डिंग, सेम उसी तरह से बच्चों सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं और इतनी बड़ी बॉडी बनाते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जो बिल्डिंग की ब्रिक्स है वो नॉन लिविंग है और हमारी जो सेल है वो लिविंग है। बिल्डिंग के ब्रिक्स को जहां रख दोगे वैसे ही पड़ी रहेगी, न तो उसके अंदर से कुछ बाहर आएगा, न तो बाहर से कुछ अंदर जाएगा। लेकिन हम लोगों की बॉडी में, लिविंग बॉडी में, लिविंग सेल के अंदर जो है कुछ न कुछ हमेशा फंक्शन चलता रहता है। इसलिए बाहर से मटेरियल अंदर जरूरत भी पड़ती है और अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना भी पड़ता है। और सेल का अपना स्ट्रक्चर है। ब्रिक्स का केवल शेप है, अंदर से स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, जबकि सेल का क्या है? अपना स्ट्रक्चर भी है। इसलिए सेल को कहते हैं सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या हो गया? सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life। मतलब सेल जो है एकदम बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल ने बताया, उसका अपना स्ट्रक्चर है, डिजाइन है। समझाऊंगा मैं क्या क्या स्ट्रक्चर अंदर। फंक्शनल यानी वो अंदर सेल डेड नहीं है, हमेशा उसके अंदर एक तरह से सेल को कहते हैं फैक्ट्री है। उसके अंदर कारखाने चलते हैं और वो कारखाने प्रोटीन बनाते हैं, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, सारा काम होता रहता है अंदर। इसलिए सेल को नाम दिया गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, सेल को सबसे पहली बार ये नाम दिया किसने और किसने देखा? इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको? रॉबर्ट हुक। फर्स्ट टाइम a dead cell was observed by Robert Hooke
in 1665 under self-designed microscope. पहली बार डेड सेल को जो है ऑब्जर्व किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। वुडन हुक कब? 1665 में अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, खुद का माइक्रोस्कोप ही बनाने की जो क्रेडिट जो है वो रॉबर्ट हुक को ही जाती है। पहली बार इन्होंने अपना सेल्फ डिजाइन जो है माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी के अंदर जो है उन्होंने देखा था। किसको? सेल को। सेल नाम कैसे रखा उन्होंने, जरा देखो। उन्होंने क्या किया था? कॉर्क लिया था। कॉर्क समझ रहे हो? जो पेड़ का छिलका होता है उसको बार्क कहते हैं, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कॉर्क कहते हैं। स्लाइस ऑफ ए कॉर्क लिया उन्होंने। स्लाइस का मतलब पतला छिलका। एंड ही ऑब्जर्व अंडर द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तब उन्होंने पाया, ही फाउंड द this type of structure in the slice। ऐसे गोल 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 ढेर सारे स्ट्रक्चर, जैसे हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आपने देखा होगा, पुराना छत्ता कोई दिखे तो देखना, उसमें ऐसे गोल 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 छेद बने रहते हैं, यानी चैम्बर बने हैं। क्या बने? चैम्बर। रॉबर्ट हुक के लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में चैम्बर को, कंपार्टमेंट को सेल कहते हैं। सेल का मतलब कंपार्टमेंट, बॉक्स। इसको नाम क्या दिया उन्होंने? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? बॉक्स। ठीक, तो उसी को उन्होंने सेल नाम दिया और आज तक ये सेल वर्ड जो है चल रहा है बच्चों। तो ये मैंने कहाँ डिस्कवरी हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें आपको बताई, स्ट्रक्चर बताया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग बीइंग एक ही सेल की बनी है और कुछ लिविंग बीइंग हजारों लाखों सेल की बनी होती है। जो एक सेल की बनी होती हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो कई सारे सेल की बनी है दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी। जरा दोनों के डिफाइन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो कॉलम बना के मैं डिफरेंस में ही दोनों की बातें लिखूंगा। एग्जाम में बच्चों कभी भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जरा देखें। बच्चों, यूनि का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब होता है मैनी। पहले मीनिंग लिखो। मल्टी मीन्स मैनी, यूनि मीन्स वन। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, अमीबा,
पैरामीशियम, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं वायरस। ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल के बने हुए। और इसका मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ many cells are called multicellular organisms. Example, human being, cow, नीम ट्री, ये सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। एक और डिफरेंस बता दूं, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो वो जो मदर पेरेंट्स है वो सेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइड होता है एक सेल से दूसरे सेल में, दो नई बॉडी बन जाती है, पुराने का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर में मदर बॉडी हमेशा जिंदी रहती है, बच्चे को जन्म देने वाली मां भी जिंदी रहती है। नंबर 2, इन यूनिसेलुलर आफ्टर reproduction there is no existence of मदर सेल। रिप्रोडक्शन के बाद मदर सेल का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। जबकि यहां मल्टी सेलुलर में आफ्टर reproduction there is existence of mother बॉडी, मदर की बॉडी का एग्जिस्टेंस रहता है मल्टी सेलुलर में, ठीक है। एक डिफरेंस और लिख लें, बच्चों यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे काम करती है, रेस्पिरेशन भी करेगी, डाइजेशन भी करेगी, लोकोमोशन भी करेगी, लोकोमोशन मतलब चलना, चलने का काम भी करेगी, मूवमेंट, सारा काम एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। जबकि मल्टी सेलुलर में एक सेल सारा काम नहीं करते, ग्रुप ऑफ सेल काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल काम करते हैं। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन of the body like digestion, excretion का मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करना, excretion, respiration, motion एक्सेट्रा। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करते हैं। ऑल फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड
बाय अ सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर में एक ही सेल के द्वारा सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं होते हैं। इट इज परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ सेल। by group of सेल। ग्रुप ऑफ सेल इसको परफॉर्म करते हैं। बच्चों यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बाद में बात करते हैं। मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम करते क्या है? देखिए मल्टी सेलुलर में क्या होता है, कई सारे सेल मिल करके किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उन ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ cells which perform specific function। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल लिख दो। सिमिलर सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। और ये सारे सेल का ओरिजिन सेम होगा। सभी एक ही सेल से मिलकर के पूरा सेल का गुच्छा बनाएंगे। एक ही सेल से सभी रिप्रोडक्शन सेल डिवाइड होती जाएंगी और ग्रुप ऑफ सेल बनाएंगे और सारी सेल मिलकर के एक काम को ही करती हैं। उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद में बात करते हैं बच्चों शेप ऑफ द सेल और साइज ऑफ द सेल। Shape of cell is decided by its function। सेल को काम क्या सा करना है उसका शेप जो है उसका फंक्शन डिसाइड करेगा। मतलब उसका शेप जो है उसका फंक्शन डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए स्फेरिकल सेल जो है ये ब्लड सेल्स हैं। कौन सी है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये स्फेरिकल इसलिए हैं कि इनको ब्लड के अंदर मूवमेंट करना पड़ता है, फटाफट भागना पड़ता है। गोल रहेंगे तो बिना रुके कहीं पर भी अपना लुढ़कती लुढ़कती भाग जाएंगे। इसलिए जो है इनका शेप कैसा है? स्फेरिकल है, बॉल के जैसे गोल। दूसरा है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप, स्फेरिकल का अंदर समझ गए गोल। स्पिंडल कैसा होगा? ऐसा। ये स्पिंडल। तो ऐसा कौन सेल है? मसल सेल्स। मसल सेल जो है स्पिंडल शेप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हाथ को यूं करना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तीसरा लॉन्ग हेडेड शेप। लॉन्ग हेडेड शेप ये होती है नर्व सेल। देखें नर्व सेल का डायग्राम।
बच्चों इस तरह से ये हेड हो गया इसका और ये टेल हो गया। तो इस तरह की नर्व सेल होती है क्योंकि इनको मैसेज ट्रांसफर करना होता है। ये धागे जैसी होती है, यहाँ मैसेज दिया, यहाँ पहुंचा दिया, फिर अगली सेल को दे दिया, अगली सेल फिर पहुंचा देगी। इसलिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका? नर्व सेल। ये 3 तरह के आपके एग्जाम में बुक में दिया हुआ है। स्फेरिकल शेप किसका? रेड ब्लड सेल्स। स्पिंडल शेप किसका है? मसल्स सेल ऐसा। और लॉन्ग हेडेड शेप किसका? नर्व सेल का ऐसा, धागे के जैसा। क्लियर? बच्चों अब बात करते हैं साइज ऑफ द सेल। सेल की साइज अलग अलग है। सेल बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी है। सबसे छोटी सेल जो है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत छोटी। इसका एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सेल जो है बहुत ही छोटी होती है। दूसरा सबसे बड़ी सेल 170 mm से यानी मिलीमीटर से लेकर के 230 मिलीमीटर तक होती है। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इतना बड़ा होता है और एक ही सेल का बना हुआ होता है। वो सबसे बड़ा सेल दुनिया का। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। यह एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। और यहां लार्जेस्ट सेल का साइज है 170 माइक्रोमीटर टू 230 माइक्रोमीटर। एग्जांपल ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। ये इसका जो है साइज जो है काफी छोटा है। इसका जो साइज है काफी बड़ा है। माइकोप्लाज्मा का साइज बहुत छोटा है। बच्चों ये आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतनी बात किया। अब कल हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के कितने हिस्से हैं, उसके बारे में बात करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। जरा अंगूठा हमको भी दिखाना, बकअप करना, थम्स अप। ओके बच्चों।